हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। और इनका आधार है पीवाईक्यूज, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, एक है इंडिया ऑल्सो नोन एज भारत इज अ, ये एसएससी जीडी 2024 4 सिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है फेडरल ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ पर है राज्यों का संघ और यह है राज्यों का संघ ही है फेडरल, यूनियन ऑफ वर्ल्ड, विश्व का संघ, एंड यूनियन ऑफ कंट्री, देश का संघ। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमको ये बताना है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है और हम इसको कैसे डील करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर केवल मैं आंसर आपको डिस्कस नहीं करूंगा, इस आंसर से रिलेटेड कुछ जो आपका थ्योरी रहेगा उसको भी हम, कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड है फेडरल, क्योंकि फेडरल और यूनियन का हिंदी में एक ही अर्थ निकलता है, संघीय या संघ। तो पहले हम इस फेडरल को समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले फेडरल बना है दोस्तों फेडरेशन से। किससे बना है? फेडरेशन से। अब ये फेडरेशन क्या होता है, तो दोस्तों हम पहले फेडरेशन के बारे में समझते हैं। ये जो फेडरेशन है, यह एक, हम कह सकते हैं ये लैटिन वर्ड है। इट इज अ लैटिन वर्ड। इसका मीन क्या होता है, और लैटिन वर्ड में ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है फ्यूडस से। तो फेडरेशन जो आया है वो लैटिन वर्ड फ्यूडस से आया है। ठीक। जिसका मीन क्या होता है, अर्थ क्या होता है, अगर हम इसके अर्थ की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है एग्रीमेंट। क्या अर्थ होता है इसका? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। ठीक। तो पहले तो हमें इस फेडरेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो फेडरेशन एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड फ्यूडस से बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता। क्लियर है? अब यहां से ही निकल के आता है फेडरेशन। तो समझौता का क्या तात्पर्य है यहाँ पर? तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फेडरेशन से समझना होगा कि मान लीजिए ये हमारा सेंटर स्टेट, ठीक, और ये हमारा स्टेट है, यानी ये हमारा केंद्र है और ये हमारा राज्य है। इन दोनों में क्या वेरिएशन आते हैं फेडरेशन में, वो हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा सेंटर है, सेंटर नेवर डिसॉल्व होता है इसमें, नेवर डिसॉल्व। ठीक। हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में अविनाशी होता है, अविनाशी। ठीक। और जो स्टेट होता है, स्टेट भी इसमें नेवर डिसॉल्व होता है, यानी कि स्टेट भी कैसा होता है? अविनाशी। अब ये क्या होते हैं अविनाशी? चलिए तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये स्टेट हैं ए, या हम इनको मान लीजिए पी, क्यू, आर, एस। ये चार स्टेट हैं। इन चारों को मिला के हमने एक जेड नाम का क्या बना दिया? सेंटर बना दिया, केंद्र बना दिया। ठीक है ना? किस किस को मिला के? पी को मिला के, क्यू को मिला के, आर को मिला के और एस, इन चार राज्यों को मिला के हमने एक पूरा, ये सेंटर बन गया हमारा, और ये अब क्या रहे? ये स्टेट रहे। ठीक। तो अब क्या होगा, इसमें सेंटर है, ये भी कैसा है? नेवर डिसॉल्व। नेवर डिसॉल्व मतलब ये भी कैसा है? अविनाशी है, अविनाशी। और यहाँ पे जो हमारा स्टेट है, यानी कि जो राज्य है, वो भी कैसा होगा? नेवर डिसॉल्व, नेवर डिसॉल्व, यानी ये कैसा है? अविनाशी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है। तो मतलब ना ही सेंटर को डिसॉल्व किया जा सकता है, ना ही स्टेट को डिसॉल्व किया जा सकता है। इस प्रकार का जो हमारा राष्ट्र होता है उसको हम बोलते हैं फेडरेशन। ठीक। और इसका एग्जाम्पल है वर्ल्ड में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, चूंकि भारत के बारे में पूछा है, तो भारत को एक वर्ड आता है यूनियन। हम क्या कहते हैं? भारत एक संघ है लेकिन यूनियन में। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे
मान लीजिए यहाँ पर भी पी, क्यू, आर और एस ये स्टेट थे। इन सबको मिला के ये जेड सेंटर तैयार किया गया, यानी केंद्र बनाया गया। ठीक, इन सब से मिलके बना है केंद्र। किस किस से मिलके बना है? पी से, क्यू से, आर से और एस से। ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारे क्या है? सभी के सभी स्टेट हैं। ये हमारे भारत के राज्य हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? संघ में क्या होता है? संघ की खास बात है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको। संघ में होता है जो आपका सेंटर होगा, यानी कि जो केंद्र होगा, वो नेवर डिसॉल्व होगा। नेवर डिसॉल्व अर्थात ये होगा अविनाशी, यानी केंद्र का कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। केंद्र कभी डिसॉल्व नहीं होगा, यानी अविनाशी होगा। वहीं अगर हम स्टेट की बात करेंगे, अगर हम राज्य की बात करेंगे, तो राज्य कैसा होगा? राज्य डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, यानी राज्य कैसे होते हैं? विनाशी होते हैं। और इसको हम बोलते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या बोलते हैं? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, जिसमें केंद्र कभी डिसॉल्व नहीं होता लेकिन स्टेट डिसॉल्व होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पी क्यू आर एस से मिलके एक सेंटर बना था। अब केंद्र एक बार बन चुका है तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन स्टेट डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे आर के स्टेट को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसे ही क्यू को भी हमने दो स्टेट में डिवाइड कर दिया और यहाँ पर इनका नया नाम रख दिया। ये हो गया आप अपने लिए Q1 और ये हो गया Q2 राज्य। इसी प्रकार से ये हो गया R1 और R2 स्टेट। यानी स्टेट क्या हो रहे हैं? स्टेट को हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन सेंटर कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। इसी को अपन बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक, ये हो गया यूनियन। तो यूनियन और फेडरेशन में हमने अंदर समझा। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इंडिया जैसे भारत के नाम से जाना था, क्या है? तो हम कहेंगे यह एक यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य विनाशी हैं और संघ अविनाशी है। जिसमें राज्य तो डिसॉल्व हो जाएंगे, स्टेट डिसॉल्व हो जाएंगे, बट सेंटर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी नेवर डिसॉल्व होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डील हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग टू द मीनिंग ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? ये CHSL में पूछा गया है। तो अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है जिसमें राज्य कभी डिसॉल्व नहीं हो, सेंटर कभी डिसॉल्व नहीं होगा और राज्य डिसॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया। कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सेकंड ऑप्शन हमारा, भारतीय संघ संप्रभु इकाइयों द्वारा जिस इसमें शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम था। द इंडियन फेडरेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सोवरन यूनिट्स टू ज्वाइन इट। थर्ड ऑप्शन हमारा, विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियां गिनाता है। हम कह सकते हैं, देखिए जो हमारी पावर्स हैं और सेंट्रल स्टेट की थ्रू वेरियस लिस्ट, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, इसके आधार पर। और फेडरेशन नॉट बीइंग द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नो स्टेट हैज अ राइट टू स्कीड फ्रॉम इट। मतलब संघ समझौते का परिणाम ना होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे? प्रश्न ये उठता है कि ये क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे। तो जब हम भारतीय संविधान का, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करते हैं, यानी कि भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स स्टेट। ठीक, मतलब संघ और उसके राज्य। ये हमारे संविधान के भाग 1 का नाम है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 1 to 4। अनुच्छेद 1 से 4 को हम डील करते हैं किसमें? आप बताएंगे, भारतीय संविधान के पार्ट 1 में। अब यहाँ पर क्या प्रश्न उठता है, समझने वाली बात यह है। तो देखिए फ्रेंड्स,
जब हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 है, ये यूनियन और स्टेट की बात करते हैं। किस-किस की बात करते हैं? यूनियन और स्टेट की। यहीं पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 1 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हम उनको समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से डील हो सकता है। तो देखिए, जब हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको क्लियर करता हूँ इसको। देखिए, क्लियरली मेंशन है वहां पर कि जो इंडिया है, इंडिया इज एन यूनियन, यानी भारत एक संघ है, नॉट फेडरेशन। तो हम क्या नहीं है? फेडरेशन नहीं है। ठीक, पहले तो आपको ये वर्ड क्लियर रखना होगा। और यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर होता है मैंने अभी आपको बताया। तो भारत एक संघ है, ना कि फेडरेशन। अब संघ होने का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? क्या कहेंगे? इंडिया यूनियन, इंडिया यूनियन इज नॉट अ रिजल्ट, इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट, ऑफ एनी एग्रीमेंट। क्योंकि हमने क्या देखा था? फेडरेशन में देखा था, फेडरेशन एक लैटिन वर्ड है जो फ्यूडस से बना है, जिसका अर्थ होता है एग्रीमेंट। लेकिन भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्या होगा इसका मतलब? भारत, भारतीय संघ कहेंगे इसको, भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक, ये आर्टिकल हमारा फर्स्ट कहता है समझौते का परिणाम नहीं है। तो क्या है? इसी में सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या कहता है? जो हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक, क्या कहता है? स्टेट हैव नो राइट, स्टेट हैव नो राइट टू सेपरेट, टू सेपरेट इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन। तो ये दोनों बातें आपको जान के हैरानी होगी कि ये कहते हैं हमारे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये किसने कहा है? हम बताएंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये कहा है। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। क्लियर है? अब इन लाइन को बड़ा गौर से आप समझेंगे फ्रेंड्स। यूनियन के बारे में क्या कहा है? यूनियन के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए ये फेडरेशन नहीं है। दूसरा, राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का कोई राइट नहीं है। स्टेट हैव नो राइट टू सेपरेट इंडियन यूनियन। अब हम क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए, कहता है राज्यों के संघ का अर्थ पूछ रहा है। तो बताइए, प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया, क्या ये है? नहीं। भारतीय संघ संप्रभु इकाइयों द्वारा इसमें शामिल होने के लिए एक समझौते का परिणाम थी? नहीं थी, अभी हमने डील किया इसको। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियां गिनाता है? नहीं गिनाता है। संघ समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। दैट इज राइट। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को डील करना था। चलिए, ये हमारे दो क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित हैं? किससे? संघ और उसके क्षेत्र से। फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरी पिछली स्लाइड, क्या लिखा है? संघ और उसके राज्य, यानी उसके राज्य क्षेत्र। कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 1 to 4 यहाँ पे डिस्कस किया। और ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 1 to 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अब यहीं पे हम समझ लेते हैं और क्या है। तो देखिए, जो आर्टिकल 5 to 11 है, ये संबंधित है सिटीजनशिप से। किससे संबंधित है ये? नागरिकता से। सिटीजनशिप, यानी ये किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। ठीक,
1 to 4 हमने डिस्कस कर ही लिया है, यूनियन एंड इट्स। 12 से 35 ये बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं ये? फंडामेंटल राइट। 12 से 35 यानी कि ये बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो 12 से 35 में फ्रेंड्स हम क्या देखते हैं? मौलिक अधिकार देखते हैं। आर्टिकल 36 to 51, इसमें आप देखेंगे हम बात करते हैं DPSP के बारे में। हिंदी में कहेंगे इनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने चारों के चारों ऑप्शन को डील किया यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आर्टिकल 1 to 4। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? क्या कह रहा है? भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? व्हाट टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंगल सिटीजनशिप, ये एमटीएस में पूछा गया है। सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय, डुअल यानी कि दोहरी, एंड टेम्पररी यानी कि अस्थायी नागरिकता। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा सा हम एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं, जिसके आधार पर ये क्वेश्चन और इससे आगे आने वाले रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डील कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे भारत के अगर आप शासन तंत्र की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम भारत के शासन तंत्र की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है डेमोक्रेसी? एक फेडरल डेमोक्रेसी है, और दूसरा होता है जिसमें मतलब पावर होता है, जो शक्ति होती है वो या तो यूनिटरी होती है या फेडरल होती हैं। समझना फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? डेमोक्रेसी के बारे में। क्लियर है? डेमोक्रेसी अर्थात हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र की यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किस बेहाव पे कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर के आधार पर। किसके आधार पर? कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जिसको हम बोलते हैं शक्ति संकेंद्रण के आधार पर। शक्ति संकेंद्रण के आधार पर, ठीक है। यानी शक्ति संकेंद्रण के आधार पर आप देखोगे डेमोक्रेसी वर्ल्ड में आपको फ्रेंड्स दो प्रकार की डेमोक्रेसी दिखाई देने को मिलेंगी। अब ये दो डेमोक्रेसी कौन कौन सी होती हैं? एक को हम बोलते हैं फेडरल, जिसमें आपको सरकार कैसी मिलेगी? फेडरल सरकार, फेडरल सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यूनिटरी। कैसा देखने को मिलेगा? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी को हम बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। और फेडरल को हम बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था। ये दो टाइप के आपको सिस्टम देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों में क्या ह्यूज डिफरेंस है, या ये फेडरल क्या होते हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो फेडरल में क्या खासियत होती है? अगर आप फेडरल की बात करोगे तो फेडरल में एक तो लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होता है, सर्वोच्च संविधान होता है। ये फेडरल की खास बात है। कैसा होता है? रिटन एंड सुप्रीम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। ये किसकी बात है? फेडरल की। वहीं यूनिटरी में देखेंगे, यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में ये मे और कह सकते हैं मे बी और मे नॉट बी, मतलब लिखित और सर्वोच्च संविधान हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी, नहीं भी। मतलब अगर यूनिटरी सिस्टम है तो वहां पर शायद लिखित संविधान और सर्वोच्च संविधान हो या नहीं भी, दोनों बातें हो सकती हैं। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस हम देखते हैं। अगर आप बात करोगे तो जो फेडरल सिस्टम होता है वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि क्या होता है यहाँ पर? स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसको कहेंगे हम इंडिपेंडेंट
जुडिशियरी, ठीक, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं होती है। क्लियर है? स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर नहीं होती है। ये हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस। थोड़ा मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूंगा ताकि क्लियर रहे कि हम क्या मेंशन कर रहे हैं। ये हमारे दो डिफरेंस हुए अभी, फेडरल में और यूनिटरी में। ठीक, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ हम डील कर रहे हैं फेडरल को, और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिटरी को। ठीक है, चलिए, तो दो हमारे इनमें डिफरेंस हो चुके थे। थर्ड, आप देखेंगे जो फेडरल होता है वहां पर आपको डुअल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। कैसी गवर्नमेंट देखने को मिलेगी? डुअल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं दोहरी सरकार। दोहरी सरकार, दोहरी सरकार कहने का मतलब है एक सेंटर के लेवल पर होगी, जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार, और एक होगी आपके स्टेट के लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। ये दोनों होंगी। वहीं अगर आप यूनिटरी में बात करोगे तो ये दोनों नहीं होंगी। ठीक है, अगला हम फेडरल में नेक्स्ट पॉइंट क्या देख सकते हैं फेडरल का। फेडरल में जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं। क्या कह सकते हैं? जो शक्तियां होती हैं उनका संवैधानिक बंटवारा होता है। संवैधानिक बंटवारा, ठीक है, जो पावर्स होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा? हम कहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप देखेंगे जहां जहां योगी वहां पर कुछ लिस्ट होती हैं। जैसे कि या तो होगी वहां पर यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब है संघ सूची। दूसरी वहां पर होगी स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। और तीसरी होगी कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। क्लियर है? और हम सब जानते हैं संघ सूची पर जो कानून बनाने का काम करता है वो यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार करती है यहाँ पर। स्टेट में यहाँ पर राज्य करता है काम ये। और समवर्ती सूची में दोनों, यूनियन एंड स्टेट, दोनों के दोनों काम करते हैं ये। ठीक, तो आपको ये देखना, अब ये सारी चीजें आपको क्या यूनिटरी में देखने को मिलेंगी? नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट जो हम इनमें डिफरेंस देखेंगे वो क्या है? आप देखोगे जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में डुअल सिटीजनशिप होती है। क्या होती है? डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता से क्या मीन निकाले हम? दोहरी नागरिकता का मतलब है एक सेंटर की नागरिकता होगी, सेंटर की सिटीजनशिप होगी, और एक स्टेट की होगी। लेकिन अगर आप यूनिटरी की बात करोगे तो यूनिटरी में ये भी सिस्टम नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप के साथ साथ डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। डुअल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम दोहरा संविधान। तो दोस्तों, दोहरा संविधान होता है फेडरल में, और यहाँ पर दोहरा संविधान नहीं। ये डिफरेंस हो गए फेडरल में और यूनिटरी में। अब बात करते हैं भारत क्या है इसमें से। भारत फेडरल है या यूनिटरी? तो हम देखेंगे भारत में दोनों ही विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करें? हम यहाँ पर प्रॉपर बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। हम भारत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में क्या है। तो देखो, भारत एक क्वासी फेडरल सिस्टम माना जाता है। क्या है भारत? यहाँ पे लिखूंगा मैं, भारत एक क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल सिस्टम है। क्वासी फेडरल सिस्टम, ये केसी बियर ने कहा है। क्वासी फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पर दोस्तों? क्वासी फेडरल का मतलब है अर्ध संघात्मक व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? अर्ध संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको भारत में, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अब ये किसने कहा है? तो याद रखेंगे, ये कहा है केसी वेयर ने। केसी वेयर कहते हैं कि भारत एक अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। अर्ध संघात्मक यानी क्वासी फेडरल का मतलब है क्या? जिसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों के ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखेंगे क्वासी फेडरल क्या होता है, उसको हम समझते हैं। ऐसा सिस्टम
जिसके अंदर आपको कुछ लक्षण फेडरल के मिले, फेडरल सिस्टम के मिले फीचर्स, और कुछ फीचर्स आपको यूनिटरी के मिल जाएं। किसके मिल जाएं? यूनिटरी के। यानी कुछ तो आपको मिले संघात्मक व्यवस्थाएं और कुछ आपको मिले एकात्मक व्यवस्थाएं। आइए देखते हैं भारत में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जो संघात्मकता के हैं और एकात्मकता के हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम संघात्मकता की बात करते हैं तो भारत में लिखित, ठीक, और सर्वोच्च संविधान है। ये हमने कहाँ से लिया है? ये फेडरल से लिया है। ठीक है, सर्वोच्च संविधान है। ठीक है, रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में। क्लियर है? दूसरा, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे पास, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। क्लियर है? और क्या है फेडरल का हमारे यहाँ? फेडरल क्या है? अगला हमारे पास है दोहरी या दोहरा शासन होता है हमारे यहाँ, डुअल गवर्नमेंट है, दोहरी सरकार है, डुअल गवर्नमेंट है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब है एक हमारे सेंटर की गवर्नमेंट होती है, दूसरी हमारी स्टेट की गवर्नमेंट होती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थात हम कह सकते हैं संवैधानिक बंटवारा है। और संवैधानिक बंटवारा मैंने आपको क्लियर किया है यहाँ पे। यानी कि हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। क्लियर है? तो ये प्रोविजन हमने किसके लिए है? ये प्रोविजन हमने लिए हैं फेडरल के, इंडिया में। और अब हम देखते हैं यूनिटरी के कौन कौन से प्रोविजन है अपने यहाँ। तो यूनिटरी में पहला प्रोविजन कि हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एकल संविधान है। पूरे भारत का केवल एक ही संविधान है, इसको बोलते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता। तो ये कुछ जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिए हैं? यूनिटरी से लिए हैं। और इसको बताने के लिए आप देखेंगे आर्टिकल 3 भी डिस्कस करता है, राज्यपाल का जो पद है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये सब एकात्मकता के बारे में बताती हैं। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अगर, तो देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ जो राज्यपाल का पद है, गवर्नर का पद, वो भी ये बताता है कि भारत एकात्मकता है। इसके अलावा जो आपकी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी क्या बताती हैं? ये भी यूनिटरी सिस्टम को बताती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रॉपर डिस्कशन किया यूनिटरी और फेडरल में। आइए अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, हम डायरेक्ट आपको इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्कस किया मैंने ताकि आने वाले क्वेश्चंस में और आप क्लियरली समझ पाएं कि फेडरल और एकात्मक क्या होता है। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन में जाते हैं तो भारत का संविधान की नागरिकता है, तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता क्या बताती है? यूनिटरी सिस्टम को बताती है। तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये किसके फीचर हैं आप बताएंगे? ये यूनिटरी सिस्टम के फीचर हैं। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? ये डायरेक्ट आंसर है, इसका राइट होगा आर्टिकल नंबर 11, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो सिटीजन के संबंधित क्या बनाए? कोई भी कानून बनाए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप? अभी होता है आर्टिकल 11 के तहत ये पावर है पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। कौन सा आर्टिकल देता है ये पावर? 11, अनुच्छेद 11। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब होता है कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको वोटिंग राइट है, तो ये भारत में है, बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारत में है, बिल्कुल है। अगला है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ये भी सही है। तो डुअल सिटीजनशिप है क्या? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा विशेषता नहीं है, और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है ना कि डुअल सिटीजनशिप, अभी हमने देखा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अब देखिए, जब आप भारतीय संविधान का
पार्ट वन डील कर रहे होंगे तो उसमें आप बात करेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद दो के बारे में। दो बात करता है इसमें किसके बारे में? ये बात करता है नए राज्यों के गठन के बारे में। आइए हम आर्टिकल दो के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए देखिए आर्टिकल टू क्या कहता है उसको समझिए। आर्टिकल टू कहता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है आर्टिकल नंबर टू। कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। क्लियर है? अब देखो यही आर्टिकल बताता है कि नए राज्यों के प्रवेश का जो पावर है ये किसके पास है? ये बताता है ये पावर है पार्लियामेंट के पास। यानी नए राज्यों की स्थापना करने की जो अधिकार है वो किसके पास है? हमारे भारत की संसद के पास है ये आर्टिकल। ठीक है, वो ये कहता है कि वो संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति है और जो स्थापित हो चुके हैं पहले से अस्तित्व में हैं उनको, जैसे पुदुचेरी है, फ्रांसीसी हैं, इनकी जो बस्तियां हैं यानी फ्रेंच सेटलमेंट्स ऑफ पौडीचेरी है, इनको हमने किया। दूसरा ये कहता है कि ऐसे नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति जो पहले अस्तित्व में नहीं थे, मतलब द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो ये दोनों ही बातें करता है, नए राज्यों की प्रवेश और उनकी स्थापना। इसी के द्वारा आप सिक्किम को देखेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे हम सिक्किम के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया 36th CAA 1975 के द्वारा, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया, और ये बना था 20th स्टेट, यानी ये भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था सिक्किम, जिस पर चोग्याल डायनेस्टी का शासन था। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका आर्टिकल नंबर टू पावर देता है ये सब करने के लिए। तो आर्टिकल नंबर टू में क्या है ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर टू कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, हम सब जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को, 9th ऑफ दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान का जो उद्घाटन हुआ वो 6 दिसंबर को हुआ और पहली बैठक जो होती है वो 9 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हम सब जानते हैं जो भारतीय संविधान दिवस है वो मनाया जाता है हर वर्ष 26 नवंबर को। क्यों 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। आइए, प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें कुल 6 सदस्य थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी अगर हम मिला लिया जाए तो ये है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ स्टेट? कहता है अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड possessing एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। कहता है व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण, व्यक्तियों का समुदाय एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। अगला कहता है एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। क्या कहता है? आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनाइट टेरिटरी and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural right and safeguard their means of sustenance। ठीक, अगला है a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government। कहता है बहुत से व्यक्ति जो निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। और अगला कहता है आ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो राज्य क्या है। अब मैंने इसलिए ही पहले वाले ऑप्शन को अंडरलाइन किया है। गार्नर ने एक परिभाषा दी थी, देखिए
जो गार्नर है, गार्नर ने क्या कहा था? उसने कहा था स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मोर और लेस न्यूमरस permanently occupying a defined portion of territory independent or nearly so external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। मतलब राज्य जो है वो शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासी संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से जिसकी एक संगठित सरकार हो और वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः जो राज्य है, राज्य के मूलतः संप्रभु तत्व हैं व्यक्ति अर्थात जनसंख्या जनसंख्या सरकार निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और संप्रभुता। ठीक, तो ये सारे आपको चीजें जो दिख रही हैं वो आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई देने को मिलेंगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की गई है? दोस्तों लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट्री, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? दोस्तों संसदीय लोकतंत्र होता है, संसदीय लोकतंत्र में देखेंगे हम कुछ फीचर इसके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, अगर आप जो डेमोक्रेसी देखेंगे तो एक होती है प्रेसिडेंशियल, एक कैसी होती है? प्रेसिडेंशियल, यानी जिसको हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। और एक होता है पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री, यानी एक होता है संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में और संसदीय लोकतंत्र में क्या अंतर है? फ्रेंड्स अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र होता है वहां पर डिज्यूरे और डिफैक्टो हेड कौन होता है? यहाँ पर डिज्यूरे और डिफैक्टो दोनों हेड होता है प्रेसिडेंट, यानी कि वहां का जो राष्ट्रपति होगा वही डिज्यूरे हेड होगा और वही डिफैक्टो हेड होता है। अब प्रश्न उठता है कि ये डिज्यूरे और डिफैक्टो हेड होते क्या हैं? डिज्यूरे का मतलब होता है नाम मात्र का प्रमुख और डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक प्रमुख। तो जहां नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति हो तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? ऐसे को हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूं, शॉर्ट में लिख देता हूं, ध्यान से समझना। जहां पर मैंने बोला आपसे, यहाँ पर जहां पर डी ज्यूरे, ठीक, और डी फैक्टो दोनों का हेड कौन हो? प्रेसिडेंट हो। ठीक है, यानी कि नाम मात्र का प्रमुख और वास्तविक दोनों प्रमुख कौन हो? राष्ट्रपति हो। उसको हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। और जहां पर डी ज्यूरे हेड, डी ज्यूरे हो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और डी फैक्टो हो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है और जो नाम मात्र का प्रमुख है वो राष्ट्रपति, उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री। तो अपने यहाँ डी ज्यूरे यानी नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसी से हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी कि संसदीय लोकतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है जिसमें जो सरकार होती है वो संसद के द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा चुनी जाती है? संसद के द्वारा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें लिखा है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, क्या होगा इसमें से सही? तो संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल राइट है। जो गवर्नमेंट है इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ठीक, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। ये तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। ठीक है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं तो आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम भारत का, अब इसमें अकॉर्डिंग वैसे राइट आंसर इसका 36 होता, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं तो 35th। अभी हमने डिस्कस किया था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है ना,
यहाँ पे लिखा भी है। 35वें संविधान इसको एक संयुक्त राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया और 36वें द्वारा इसको 22वां राज्य बनाया गया। चूंकि ऑप्शन उसमें 35 था तो 35 से ही मानेंगे हम। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है जब भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है सरकार, तो नागरिकता खो देता है। तो नागरिकता वाले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम आपको क्लियर बताएंगे इसमें। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो। ठीक, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नहीं जाती है, सरकार की आलोचना करने से नहीं जाती। अगला, फंडामेंटल राइट आर, मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार है जस्टिकेबल, यानी जस्टिकेबल का मतलब है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? हम जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, क्योंकि ये वाद योग्य है, जस्टिकेबल है। ये आपको आर्टिकल 32 बताता है। क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और देखो यहाँ पर लिखा है 32 एक, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक यानी गार्जियन या प्रोटेक्टर कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के सुप्रीम कोर्ट रेट करने की शक्ति है 32 के तहत, और 226 के तहत यही रेट हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो यहाँ पर देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रजातांत्रिक होते हैं, इट इज डेमोक्रेटिक। यह लोक कल्याणकारी होते हैं, इट इज पब्लिक वेलफेयर। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। तो ये क्वेश्चन जो बता रहा है वो कहना चाह रहा है कि इनमें से मौलिक अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आप देखिए, पहला बिल्कुल सही है, यह संविधान में उल्लिखित है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है इसमें? दूसरा कहता है प्रजातांत्रिक होते हैं और लोक कल्याणकारी। दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि ये शासन प्रणाली के अंग माने जाते हैं। शासन प्रणाली यानी गवर्नमेंट या गवर्नेंस का पार्ट है ये, ना कि फंडामेंटल राइट का। यह व्यक्तित्व का विकास करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, बिल्कुल नहीं बना सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक, चार और पांच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 20 कहता है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? आर्टिकल 90। अनुच्छेद 19 देता है ये प्रेस की स्वतंत्रता। वही हम बात करते हैं, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल नंबर 21 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार? आर्टिकल 25 देता है। अनुच्छेद 25 आप पढ़ेंगे, उसमें सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है, जिसमें पंच कक्की का सिद्धांत आता है, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपाण इसी में आता है। आर्टिकल 23 किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ये जो हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर 30 कहता है, अनुच्छेद नंबर 30। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए तथा कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, यानी एक है असर्शन और एक है रीजन। उसमें कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म ऑफ माइनॉरिटीज। और इसका जो रीजन बताएगा वो संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोटों में से कौन सा आंसर सही है? अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और ये बात भी सही है कि हमारा जो संविधान है वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को ही मान्यता देता है। ठीक है ना, और किसी आधार पर नहीं देता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बिल्कुल सही है। संविधान केवल भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये स्पष्टीकरण सही नहीं है, किसका? ए का। तो हमें ये देखना होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, अभी हमने देखा था मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, आर्टिकल 32 हमने भी देखा था, जुडिशरी। नेक्स्ट हमारा, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, अभी डील किया था, बिल्कुल कहा है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपाधियों का निषेध। दोस्तों उपाधियों का निषेध है हमारे आर्टिकल नंबर 18 में, 18 में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो आपको मिलेगा
वो आर्टिकल नंबर 20 सॉरी वो आर्टिकल नंबर 21A में देखने को मिलेगा। यानी जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन कहाँ मिलेगा? 21A में। उपाधियों का जो अर्थ है वो आपको आर्टिकल नंबर 18 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ये आपको देखने को मिलेगा 26 में। अनुच्छेद 26 अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, ये अभी हम डील कर रहे थे आर्टिकल नंबर 29 में। आपको देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर हमारी 27 हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। बिल्कुल राइट है ये। कथन दो कहता है संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल। तो ये 300A में पार्ट 12 में एक लीगल राइट है वर्तमान में। स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 1 भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक डीपीएसपी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसका उद्देश्य नहीं है, नॉट दी ऑब्जेक्टिव। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है उसका। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, टू स्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो हम सब जानते हैं ये लिए गए हमारे आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का आर्टिकल, अच्छा ये आपको मेल करना है। आर्टिकल 40, 41, 44, जैसे 44 यूसीसी है तो बिल्कुल राइट है। 40 में आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है। 41 राइट टू वर्क है। और 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था? ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उनको। 33 कहता है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिल्कुल इनडायरेक्टली चुना जाता है, राइट है। देयर इज अ प्रोविजन टू इलेक्ट electoral college considering the elected member of the both houses of parliament and elected member of the legislative assembly of the state। क्या ए और आर दोनों सही है? मतलब कहता है निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी आर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है आयु 35 वर्ष। आवश्यक है संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल देश का नागरिक हो, लेकिन पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, एजुकेटेड, तो ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ये हमको याद रखना होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या की विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 जनसंख्या की सतह किस वर्ग की? ध्यान रखना इसमें 1971 का जो सेंसस है वही अभी तक चल रहा है। क्लियर है? 36 आर्टिकल कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट वाला टॉपिक करेंगे। तो आर्टिकल नंबर जब आप 61 की बात करोगे जिसमें इम्पीचमेंट है, उसमें कहा जाता है 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। बोथ हाउसेस में से कोई भी हाउस ये जो है महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व नोटिस देने के बाद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका आपको मिलेगी आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, क्योंकि 79 से हमारी पार्लियामेंट शुरू हो जाती है, संसद शुरू हो जाती है। महाभियोग को राष्ट्रपति को हटाने के समय लेखन का कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। यानी जो महाभियोग प्रक्रिया वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है। महाभियोग आरोप पर सदन का 1/3, ये गलत है, क्योंकि 1/3 नहीं 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो बी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन पहले नहीं 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। कितना? 14 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट सी पे वो भी गलत हो जाएगा। और डी कहता है द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 2/3, ये बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए और डी सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और डी ओनली। नेक्स्ट हमारा बस लास्ट क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की बात की है? तो हम सब जानते हैं आर्टिकल नंबर 61 में की गई है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर चुका हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। चलिए, तो ये हमारा आज एमसीक्यू सीरीज यहीं पर एंड होता है। फ्रेंड्स, बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। साथ में इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।